हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इस समय जियोडेसिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ले रहे हैं, गास-बोनेट थ्योरम, है ना। तो गास-बोनेट थ्योरम आपको पढ़ना है। ये थ्योरम जो है एक्सप्लेनेशन करना है इसमें, तो काफ़ी लेंदी थ्योरम है, लेकिन जो है समझ में आएगा आपको, है ना। तो इसको आप भी लिख लिख के तैयार करिएगा। तो ऐसे हम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसको हमने लिख दिया है, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इस थ्योरम को हम एक्सप्लेन कर देंगे, है ना, क्या क्या इसमें है। उसके बाद इसको अच्छे से लिख कर, है ना, एक एक स्टेप वाइज जो है चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है इनका थ्योरम में। ये कह रहे हैं लेट ए सिंपली कनेक्टेड रीजन आर। ये कोई मान लीजिए एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है ना, कोई क्षेत्र है आर है, बी इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड कर्व गामा। ये आपका कैपिटल गामा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये गामा है, कैपिटल गामा, ठीक है। तो इनक्लोज कर्व गामा कंसिस्टिंग ऑफ एन आर्क्स, यानी उसमें एन आर्क हैं, चाप, है ना। तो आर्क की संख्या एन है। कौन कौन? A0 A1 A1 A2 AN-1 AN, ऐसे हमने कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत से आर्क्स बनाएंगे, उनसे रीजन जो है ये फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे बहुत से आर्क ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो उनसे ये जो है एक क्षेत्र बनेगा। जैसे ये मान लीजिए A0 है, तो ये A1 हो गया, यहाँ A2 हो गया, तो A0 A1 ये आर्क बन जाएगा, A1 से A2 बन जाएगा, A2 से A3 बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा ये। तो ये देखिए क्लोज रीजन है, इस क्षेत्र को ये जो है घेरता है। और इस जो आपने जो क्लोज कर्व का है, उस कर्व को क्या बोलते हैं? गामा बोलेंगे, है ना। तो कितने गामा में कितने आर्क्स हैं? एन आर्क्स हैं, है ना। तो आप थोड़ा समझिए, भी फिगर बनाएंगे, है ना, लेकिन ऐसे समझा रहे हैं कि A0 A1 A1 A2 ऐसे। और AN A0 क्या है? इक्वल हो जाता है, यानी लास्ट में जब आपका यहाँ पे आएगा तो आपका लास्ट वाला यहीं पे आके मिल जाएगा, तभी तो क्लोज्ड होगा। तो क्लोज्ड करने के लिए जो एंड पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट पे आके कॉन्साइड कर जाएगा, इसलिए AN इज इक्वल टू A0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेकिंग एट द वर्टिसेस एक्सटीरियर एंगल्स α1 α2 एंड सो ऑन αn। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे A1 पर जैसे टेंजेंट खींची, है ना, तो एक आर्क ये है और एक आर्क ये है, दोनों टेंजेंट खींची, तो जो बाहर जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अंदर जो बनेगा वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, α1, है ना। तो ये जो α1 एंगल हमारा बन रहा है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इन्होंने एक्सटीरियर एंगल्स कहा है। एट द वर्टिसेस मतलब जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो कौन है? α1 α2 सो ऑन αn। देन द एक्सेस ऑफ गामा, तो गामा में जो एक्सेस होगा, अधिकता जो होगी, वो जो है इसको हमने सिंबल में लिखा है EX गामा। मतलब क्या पढ़ेंगे आप? एक्सेस ऑफ गामा, शॉर्टकट में डिफाइंड एज। तो एक्सेस ऑफ गामा इज इक्वल टू 2 पाई, जो पूरा एंगल होगा 2 पाई में से ये α1 α2, यानी कि ये क्या है? सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n अल्फा R। इसका मतलब क्या हो गया कि α1 प्लस α2 एंड सो ऑन प्लस αn, सम ऑफ एंगल्स, है ना, ये एक्सटीरियर एंगल्स, इसको क्या करना है? यहाँ पे सेपरेट करना है। माइनस ये है आपका kg, ये है जियोडेसिक कर्वेचर, है ना, kg जिसके पहले आप पढ़े थे, ये जियोडेसिक कर्वेचर हो गया गामा, ये जो इंटीग्रल है, और ds, है ना, आर्क्स। तो इतना 2 पाई में से आप घटा देंगे, ये एंगल्स घटाएंगे, ये इंटीग्रेशन घटाएंगे, ठीक है, ये पूरा इंटीग्रल इसमें 2 पाई में से घटा देंगे, तो वो कहलाएगा एक्सेस, यानी कि अधिकता, ठीक है, गामा में। और यहाँ हमने लिख भी दिया है kg बीइंग जियोडेसिक कर्वेचर ऑफ द आर्क्स इज गिवन बाई RKDS। ये जो ds है ये कहलाता है सरफेस एलिमेंट, आगे चल के बताएंगे। यहाँ ds जो होता है वो होता है HDU/dV, है ना, UV पैरामीटर्स हैं, तो ये HU/dU/dV, ठीक है। ठीक है, इसके फंक्शंस होते हैं UV के, और H आप जानते ही हैं, h² इज इक्वल टू EG माइनस f², वही है सिंबल, ठीक है। तो ये ds सरफेस एलिमेंट कहलाएगा, अभी आगे चल के लिखाया जाएगा। K आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये गासियन कर्वेचर है, R रीजन है, तो ये इंटीग्रल, है ना। तो जो आपने लिखा कि क्या चीज़ ये kg बीइंग जियोडेसिक कर्वेचर ऑफ द आर्क्स इज गिवन बाई, ये इतने से वेयर k इज सम फंक्शन ऑफ u and v कॉल्ड गासियन कर्वेचर ऑफ द सरफेस दैट इज एक्सेस ऑफ गामा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है RKDS, ठीक है, इतना लाना है। तो ये थ्योरम कहलाती है गास-बोनेट थ्योरम।
तो आपसे एग्जाम में कभी कभी जो है सिर्फ यही पूछ लेते हैं स्टेट गास बोनेट थ्योरम। तो स्टेट अगर वो कहते हैं तो आपको केवल स्टेटमेंट देना है, प्रूफ नहीं करना है। अगर उन्होंने कह दिया कि स्टेट एंड प्रूफ गास बोनेट थ्योरम, तो आपको ये स्टेटमेंट देना है, इसका प्रूफ भी देना है ना। तो प्रूफ भी ऐसे ही एक्सप्लेन करके ही हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे तो बहुत समय चला जाएगा, तो हम लिख के आपको जो है एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसको आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। फिगर से आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए। चलिए कॉपी करिए इसको। अब देखिए इसका जो गास बोनेट थ्योरम का प्रूफ है वो यहाँ से शुरू हुआ है। एक हमने फिगर बना रखा है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो फिगर समझाते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बाय ए सिंपली कनेक्टेड रीजन वी मीन, अगर सिंपली कनेक्टेड रीजन है तो उससे हमारा क्या मतलब है, दैट एवरी क्लोज कर्व लाइंग इन आर कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड कंटिन्यूसली इनटू ए पॉइंट विदाउट लीविंग आर। इसमें क्या हुआ कि आर हमने कोई एक एरिया ले लिया, एक रीजन ले लिया है ना, तो उसको हम कंटिन्यूसली जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिना आर को छोड़े। ठीक है, तो ये देखिए ये आर्क से एक रीजन ये अंदर का है, ये आर को कवर किया गया है। यही जो आर्क्स हैं है ना, यही ये क्लोज्ड कर्व बना लेते हैं सभी आर्क मिलकर, तो वो जो है गामा है। गामा जो है जैसे हमने यहाँ पर 5 ले लिया, यानी कि 5 आर्क, यानी n इज इक्वल टू, ये कर्व जो बनाया गया है n इज इक्वल टू 5 के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए वी कंसीडर ए सरफेस ऑफ क्लास 3, क्लास 3 का सरफेस यहाँ कंसीडर करते हैं। ये डीजी में आपको पढ़ाया गया शुरू में है ना, देखिएगा विद यूवी एज पैरामीटर्स, यहाँ पे यूवी जो है पैरामीटर्स लिए गए हैं, सरफेस में होते ही हैं। सपोज ए क्लोज्ड कर्व गामा, तो देखिए ये क्लोज्ड कर्व गामा है आपके सामने। देखिए यहाँ से जैसे मान लो A0 से स्टार्ट हुआ तो A या A1 से, तो A0 या A1 A2 A3 A4 A5, और A5 ही A0 है ना। तो A0 इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो A0 से A1 A2 A3 A4 और A5, तो A5 A0 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि A5 आके A0 पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो ये क्लोज्ड कर्व है, इसको हम गामा बोलते हैं। तो सपोज ए क्लोज्ड कर्व गामा इज द बाउंड्री ऑफ ए सिंपली कनेक्टेड रीजन आर। तो एक कनेक्टेड रीजन आर है ना, ऑफ द सरफेस लेट गामा कंसिस्ट ऑफ, गामा कितने लोगों से बना है, n आर्क्स। जैसे हमने यहाँ पर 5 आर्क से गामा को बनाया है ना, यहाँ पर कितने आर्क्स हैं, n आर्क्स। कैसे, A0 A1 A1 A2 an-1 an, लेकिन an A0 कॉन्साइड कर जाएगा तभी तो क्लोज्ड होगा। फिर कह रहा है वेयर ईच आर्क इज ऑफ क्लास 2, और जो आर्क है वो क्लास 2 का है, सरफेस क्लास 3 का है, और जो उस पर जो आर्क लिए गए हैं वो क्लास 2 के हैं। लेट अल्फा आर बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द आर्क्स। कौन कौन, AR-1 AR एंड AR+1। तो ये चीज़ हम आपको थोड़ा सा फिगर से समझा देते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ली, ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई आपकी A1 पर, कौन से आर्क पर, A0 A1 पर। तो ये हो गया A0 A1, और एक टेंजेंट हमने ये ली, ये हो गई आपकी A1 A2 पर। तो ये टेंजेंट किसकी थी, ये थी आपकी A0 A1, और ये टेंजेंट जो जा रही है वो जा रही है A1 A2 पर, है ना। ये ध्यान दीजिए आप। चलिए एक टेंजेंट A0 A1 देख लीजिए, A0 A1 ये टेंजेंट आ रही है, और ये टेंजेंट जा रही है A1 A2, ये आर्क पर जा रही है। तो आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर R बराबर जैसे 0 ले लिया, तो अगर ये पहले 1 ले लीजिए जैसे R1, तो 1 - 1 0 1, तो A0 A1 बन गया। तो देखिए आपको A0 A1 मिल गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं AR+1, तो R बराबर 1 यहाँ रखिए, तो R = 1 और 1 1 2, तो A1 A2 बन जाएगा। तो देखिए आपका ये बन गया A1 A2, है ना। तो उस तरह से लिखा गया। तो उनके बीच में जो एंगल है वो है अल्फा आर। तो यहाँ पर आपने R = कितना ले रखा है, R = 1 ले रखा है। तो अल्फा आर क्या होगा,
अल्फा आर इज इक्वल टू अल्फा 1। तो देखिए ये अल्फा 1 एंगल यहाँ पर शो किया गया। ऐसे सभी के साथ देखिए एक्सटीरियर एंगल आपको शो किए गए हैं, बाहर बाहर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 5 ऐसे जो है शो कर दिया गया। वही यहाँ पे लिखा गया है कि एट द वर्टेक्स ए आर, आर मीन्स वंस, 1 तो 1 यहाँ पर रखेंगे, तो ए आर में जब रखोगे तो ए आर कितना है, ए आर यहाँ पर A1 है। तो हमने यहाँ पर आपको जो है पूरा करके दिखा दिया है। तो यहाँ जो एक्सप्लेन किया गया है कि वर्टेक्स ए आर पर 2 आर्क हैं, ए आर मतलब A1 हमने ले लिया, तो A1 पे 2 आर्क है कौन कौन, A0 A1, A0 A1 और A1 A2, 2 टेंजेंट खींचेगी, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा आर, दैट इज अल्फा 1, क्योंकि यहाँ पर हम आर इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो इतना भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है, आगे फिर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहले इसको इतना समझ लीजिए। तो ये एक जो है गामा कर्व है, ठीक है, जो इनक्लोज्ड है बाई 5 आर्क्स। यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू 5 ले लिया है और जनरल फॉर्म में r इज इक्वल टू n पे इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इतने आर्क से एक रीजन जो है वो बाउंड किया गया है। तो इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसी के आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और है, देखिए। तो जो एंगल आपने लिया था तो मेजर्ड विद यूजुअल कन्वेंशन, सो दैट अल्फा एन जो होगा वो -पाई और पाई के बीच में होगा, यानी जो भी एंगल आप लेंगे एक्सटीरियर एंगल वो लाइंग बिटवीन -पाई एंड पाई, ठीक है। एट ए एन, अगर ए एन वर्टेक्स आप लेते हैं तो अल्फा एन वहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर A1 वर्टेक्स हमने लिया था तो A1 पर एंगल कौन सा बन रहा था, अल्फा 1 सेम है ना। तो AN पर एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा n इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द आर्क्स AN - 1 AN A1। तो अभी हमने बताया ही है ना, वहाँ से बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अल्फा आर द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी जितने भी अल्फा बन रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये सभी सब क्या हैं, ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, देखिए तो बाहर बाहर एंगल लिए गए हैं, इंटरनल नहीं है ना, इंटीरियर नहीं बल्कि एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल्स ऑफ द वर्टिसेस, जितने वर्टिसेस हैं, एक कर्विलीनियर पॉलीगन, एक कर्विलीनियर पॉलीगन बनाते हैं। देखिए कर्व है ना ये, तो एक कर्विलीनियर पॉलीगन बनाते हैं, यानी इसमें कोई भुजा, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो कर्व से एक जो है पॉलीगन बन रहा है, ठीक है। पॉलीगन टू विच गामा अप्रॉक्सीमेट्स, यानी जिसको जो है गामा अप्रॉक्सीमेट करता है लगभग, है ना। सोन इन फिगर, ये जो फिगर में हमने शो किया है वो फॉर n इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आर्क लिए गए हैं, तो n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए उसके आगे एक्सप्लेनेशन ये है कि जो जियोडेसिक कर्वेचर है ना, जिसको KG आप बोलते हैं, एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ गामा, ये जो है गामा के प्रत्येक बिंदु पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक्सेप्ट, कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट पॉसिबली एट द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, ये जो पॉलीगन के वर्टिसेस हैं A1 A2 A3 A4 A5 जो दिखाए गए हैं, इनको छोड़कर, है ना, पॉसिबली। तो ये जो गासियन कर्वेचर है आपका, सॉरी जियोडेसिक कर्वेचर है KG, तो KG गामा जो आपका ये इंटीग्रेशन किया गया है वो इतने के बराबर होता है, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि गामा d थीटा P du और Q dv, इक्वेशन नंबर 1 हमने लिया, जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाई गामा विद द पैरामेट्रिक कर्व v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो गामा जो आपका कर्व है ना, पॉलीगन बन रहा है कर्विलीनियर, वो जो है इससे थीटा एंगल बनाता है v इज इक्वल टू कांस्टेंट कर्व से, एंड पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ यू वी, और जो कैपिटल पी क्यू यहाँ पे दिख रहे हैं ये यू और वी के फंक्शंस हैं, उनका रिजल्ट आपको दिया गया है इतना। तो इसको आपको याद रखना है, पी इज इक्वल टू 1/2 2e f1 मीन्स डेल डेल u ऑफ f, है ना। ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं, जैसे f1 है तो मतलब हुआ कि इसको जो हमने u ऑफ f कर दिया है ना। अगर कहीं f2 लिखा गया है
इसका मतलब हुआ कि हमने उसको जो है डेल डेल वी ऑफ एफ लिखा है, यानी यू के रिस्पेक्ट में 1 है और वी के रिस्पेक्ट में 2 है। तो ये समझ लीजिए, आप जानते भी हैं, है ना, और क्यू की वैल्यू ये दी गई है। इतना रिजल्ट पहले आप जो है कॉपी कर लें, उसके बाद आगे बताते हैं। तो ये 2 रिजल्ट आपको जो है डायरेक्ट याद रखना है, फिर इन्हीं को हम इसमें आपस में सेट करेंगे। देखिए इसमें कॉपी करिए। अब उसके आगे ज़रा डिस्कशन देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंस द कर्व v इज इक्वल टू कंस्टेंट फॉर्म ए फैमिली इन द रीजन R इनक्लोज्ड बाई गामा। ये जो आपका कर्व v इज इक्वल टू कंस्टेंट है, ये एक फॉर्म ऑफ फैमिली, ये जो है एक फैमिली फॉर्म करता है इन द रीजन R, और वो इनक्लोज किससे होता है? गामा कर्व से। ये आपका जो आर्क है ना, ये गामा। द टेंजेंट टू गामा, गामा पे जो टेंजेंट ली गई है टर्न्स थ्रो 2 पाई, वो 2 पाई एंगल से टर्न करती है रिलेटिव टू दीज कर्व्स, सो दैट, है ना, यानी जितने भी कर्व्स हैं उनसे ये 2 पाई पर ये पूरा राउंड करती है। तो आपको जो है गामा डी थीटा प्लस अल्फा आर जितना सम है वो टोटल एंगल आपका बनेगा 2 पाई। साथ में द एक्सेस ऑफ गामा इज डिफाइंड बाई, तो एक्सेस ऑफ गामा कितना हो जाएगा? 2 पाई जो आपका पूरा राउंड हुआ था में से ये 2 पार्ट आपके माइनस हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा एक्सेस। अब हम लोग करेंगे क्या? इक्वेशन नंबर 2 और 3, ये 1 और 2, जो 1 हमने पहले लिखा था 1 और 2 को हम 3 में यूज करेंगे, है ना। तो पहले 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो है यूज कर लेंगे। देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा था, यहाँ पे मिटा दिया है। इक्वेशन नंबर 1 ये था जियोडेसिक कर्वेचर वाला, एक बार पहले लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। इज इक्वल टू ये था आपका गामा डी थीटा प्लस टी डी यू और क्यू डी वी, ये रिजल्ट था, ये नंबर 1 था। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2 से, है ना, नंबर 1 नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि सिग्मा, ये जो अल्फा आर है इसकी वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए, और गासियन कर्वेचर ये वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए, तो आपको एक्सेस ऑफ गामा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया यूजिंग 1 2 इन 3, नंबर 3 में इसको हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सेस ऑफ गामा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ से लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस गामा डी थीटा, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी सिग्मा के लिए, और माइनस गासियन कर्वेचर का नंबर 1 है, तो माइनस गामा डी थीटा प्लस पी डी यू और प्लस क्यू डी वी, ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। अब हम इस रिजल्ट को जो है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिल रहा है। तो एक्सेस गामा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई, ये प्लस हो जाएगा, और डी थीटा इसको भी आप इंटीग्रल को लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ओपन कर दीजिए, तो जाएगा डी थीटा अलग कर दो, फिर माइनस पी डी यू प्लस क्यू डी वी, आपका ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इतना बनेगा। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, तो अभी तक जो रिजल्ट हमें मिला वो एक्सेस ऑफ गामा कितना मिल जाएगा? माइनस गामा पी डी यू प्लस क्यू डी वी, है ना। जैसे आप कंटूर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, गामा ये पूरा है ना, ये इनक्लोज कर्व, ये पूरे गामा, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हमने दिशा भी दिखाई है, देखिए एरो देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज ये जा रहा है, ये एक जो है क्लोज कंटूर है,
तो ये एक्सेस ऑफ गामा इतने के बराबर आता है। ठीक है, तो इतना जो है आप पहले कॉपी कर लीजिए, तब आगे को बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये इक्वेशन आपका आ गया था एक्सेस, है ना, तो ये एक्सेस ऑफ गामा इतना आ गया था। ये चलो हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या है, आर इज सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड पी क्यू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू वी। पी क्यू जो है यू वी की डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पैरामीटर यू वी है, तो वी है बाई ग्रीन्स थ्योरम। ये आपने पढ़ा है वेक्टर में, ये ग्रीन्स थ्योरम है। देखिए गामा है ना, पी डी यू क्यू डी वी इज इक्वल टू आर, रीजन में Q U के रिस्पेक्ट में, P V के रिस्पेक्ट में, उल्टा चलता है। देखिए P के साथ U था, लेकिन यहाँ पर P का V के रिस्पेक्ट में, Q का U के रिस्पेक्ट में। ये आपने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे नंबर 4 में। तो देखिए P, ये जो आपके सामने लिखा है, इसकी जगह पर हम ये इंटीग्रल यूज कर देंगे। उसके बाद हम एक यहाँ पे सरफेस एलिमेंट यूज करेंगे, तब जाके रिजल्ट हम बना पाएंगे। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो फ्रॉम 4 एक्सेस ऑफ गामा माइनस, अब ये माइनस रहेगा है, और इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, आर डेल डेल यू ऑफ क्यू माइनस डेल डेल वी ऑफ पी और डी यू डी वी। ठीक है, ये है। तो इतना जो है आप ध्यान दीजिए। और इसके बाद ग्रीन थ्योरम हमने यहाँ पर यूज कर दिया। आपने डीजी में सरफेस एलिमेंट पढ़ा होगा। वी नो दैट द सरफेस एलिमेंट है ना, ये दिखाया जाता है डी एस से, ये होता है एच डी यू डी वी, ये बन जाता है। तो आप डी एस अपान एच कर सकते हैं, डी यू डी वी हटा दीजिए, तो डी यू डी वी इज इक्वल टू लिख सकते हो डी एस अपान एच। सो एक्सेस गामा इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा आपका 1 अपान एच और डेल डेल यू ऑफ क्यू माइनस डेल डेल वी ऑफ पी, और साथ में हो जाएगा डी एस। देखिए हमने डी यू डी वी की जगह रख दिया डी एस अपान एच, डी एस अपान एच यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब हम ये जो पूरी क्वांटिटी आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका गासियन कर्वेचर, यही है गासियन कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम अलग से लिख देते हैं। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको जब यूज करेंगे तो जाएगा एक्सेस गामा इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा के डी एस, वेयर के इज इक्वल टू है यहाँ पर 1 अपान एच। ठीक है, ये माइनस ले लेते हैं सारी, माइनस सहित, माइनस 1 अपान एच डेल डेल यू ऑफ क्यू माइनस डेल डेल वी ऑफ पी, ये रहेगा। तो इस क्वांटिटी को विद माइनस, ये है आपका के, यहाँ पे के लिख दिया, तो के डी एस, ये आपका आर चल रहा होगा। ठीक है, ये है। तो ये रिजल्ट आपको जो है लाना था, इसको हमने चलिए इक्वेशन नंबर बी लिख दिया, हमने वहाँ ए लिखा था, ये बी कर दिया। ठीक है, तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो ये हमने एक्सेस गामा इतना निकाल दिया है ना, सरफेस इंटीग्रल। तो ये जो के है गासियन कर्वेचर ओवर आर, जहाँ पे के जो है वो इतना वैल्यू को हमने रखा था, है ना, ये आपने इसके पहले इक्वेशन में देखा था। तो हमने लिख दिया है वेयर के इज द फंक्शन ऑफ यू वी, है ना, और ये गामा से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व गामा। ठीक है, 10
द एक्सेस ऑफ गामा विच इनक्लोजेज ए सिंपली कनेक्टेड रीजन आर, ये जो आपका गामा है, ठीक है, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन आर को इनक्लोज करता है, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ के ओवर आर। दिस इज सरफेस इंटीग्रल, डी एस है ना, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ के ओवर आर, दिस इज एक्सेस ऑफ गामा। ये प्रूव हो गया, यही गास-बोनेट थ्योरम है। वेयर के इज द फंक्शन ऑफ यू वी डिटरमाइंड बाई, देखिए फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स ई एफ एंड जी एलोन, उससे जो है डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया गास-बोनेट थ्योरम जो आपने प्रूव किया। इसके बाद इसकी जो है यूनिकनेस को हम जो है प्रूव करेंगे, यानी इसकी यूनिकनेस कैसे दिखते हैं, यूनिकनेस भी चेक कर लेंगे, उसके बाद ये जाके कंप्लीटली जो है प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पहले कॉपी करिए, फिर अब यूनिकनेस देखते हैं। तो अब देखिए इसकी यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस कैसे करते हैं। तो हमने जो इक्वेशन नंबर ए लिखा था, है ना, इक्वेशन नंबर ए आपका था कि के डी एस, ठीक है, ये जो गॉसियन कर्वेचर था द सरफेस इंटीग्रल ऑफ के ओवर आर, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए माना था। ये आप था एक्सेस गामा, ये था। हमने क्या किया है कि एक अनदर रिप्रेजेंटेशन ले लिया के डैश, वो यहाँ पे लिख दिया गया है कि वी नाउ शो दैट द फंक्शन के इज यूनिकली डिटरमाइंड, यूनिकली है ना, इसको हम यूनिकली डिटरमाइन करते हैं। सपोज इफ पॉसिबल के डैश इज अनदर फंक्शन, अच्छा के ही है लेकिन के डैश हमने अनदर मान लिया क्योंकि यूनिकनेस दिखानी है, तो यूनिकनेस हमने के डैश अनदर माना, विच आल्सो सेटिस्फाइज ए, जो ए को सेटिस्फाई करता है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ गामा। जैसे के इंडिपेंडेंट ऑफ गामा था वैसे ये भी के डैश भी इंडिपेंडेंट ऑफ गामा है, तो सेटिस्फाई करेगा, तो हमने के की जगह पे के डैश रख दिया, ये हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर ए देख लें और ए डैश लें, दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है, एक्सेस गामा और एक्सेस गामा सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम ए एंड ए डैश। तो हमने इसे ट्रांसफर कर लिया, तो के माइनस के डैश डी एस इज इक्वल टू 0, ये हमने नंबर सी इक्वेशन इसको दे दिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर अभी लिख देंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि लेट, है ना, हमको दिखाना है कि के और के डैश दोनों सेम है, तभी तो यूनिकनेस होगा। जो हमने जो के डैश अनदर रिप्रेजेंटेशन माना है वो के इक्वल होगा तभी यूनिक है, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि नहीं, हमने मान लिया कि के जो है वो के डैश के इक्वल नहीं है। तो अगर के डैश के इक्वल नहीं है तो इसमें दो अवस्थाएं होंगी, या तो के ग्रेटर देन के डैश होगा या तो के लेस देन के डैश होगा। तो अगर के ग्रेटर देन के डैश है तो के माइनस के डैश ग्रेटर देन 0, अगर लेस है तो के माइनस के डैश लेस देन 0, ये हो जाएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी हो जाएगी तो ये फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी सी को वो कंट्राडिक्ट करेगा, है ना। तो अगर हम ये केस लेते हैं के माइनस के डैश ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, देन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया ये कंट्राडिक्ट्स इक्वेशन नंबर सी। और इन सिमिलर वे if k minus k dash less than 0 then this also contradicts C. In both cases k is not equal to k dash is impossible, तो hence k is equal to k dash। इसका मतलब हो गया कि k जो है वो k dash के इक्वल है, अर्थात k dash जो हमने आपने अनदर रिप्रेजेंटेशन लिया था वो अनदर नहीं है बल्कि ये यूनिक है ना। तो यहाँ पर हम आखिरी में बोलेंगे k dash जो है आपका वो कुछ अनदर नहीं बल्कि k ही है। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर इसको हम अलग अलग डिस्कस कर देते हैं। देखिए यूनिकनेस को हमने जो है ऐसे लिख दिया है, हमने माना था कि के डैश के इक्वल नहीं है, तो हमने कह दिया कि लेट के डैश के इक्वल नहीं है, जबकि हमें प्रूव करना है कि के डैश के इक्वल है। लेकिन मान लिया कि इफ पॉसिबल के डैश नॉट इक्वल टू के एट सम पॉइंट पी फॉर डेफिनेटनेस के डैश ग्रेटर देन के। एक बार हमने ले लिया के डैश ग्रेटर देन के, अगर इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन पैदा होंगी, या तो के डैश के इक्वल होगा या के डैश के से या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। अगर इक्वल नहीं है तो हमने ले लिया ग्रेटर, है ना, एट पी, देन सिंस के डैश माइनस के इज कंटिन्यूअस, है ना, ये कंटिन्यूअस होगा, देयर एग्जिस्ट ए रीजन आर कंटेनिंग पी, एक रीजन आर होगा जिसमें पी पॉइंट होगा, सच दैट के डैश माइनस के ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, हैंस फॉर दिस आर वी हैव
ये आपका जो है ग्रेटर देन 0 है तो ये इंटीग्रल ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। हमने सी में यहाँ पे देखिए डैश लगाया था, तो हमने डैश हटाकर यहाँ लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 को हमने माइनस किया था ना अभी इसके पहले, तो हमने के डैश में के घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसके पहले वाले इक्वेशन में डैश हटाकर यहाँ कर लीजिएगा, तो यहाँ पर नहीं तो सब बदलना पड़ेगा, तो के डैश माइनस के ग्रेटर देन 0, तो दिस विल ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है। लेकिन ये इंटीग्रल क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि हम तो इक्वल टू 0 है, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन पैदा हो गया, तो ये जो है सी को कंट्रडिक्ट करता है, तो आपने लिख दिया विच कंट्रडिक्ट्स सी, ये सी का कंट्रडिक्शन है। इसी तरह से अब आप जो है के डैश लेस देन के लेके सिमिलर बता सकते हैं कि के डैश माइनस के लेस देन 0, ये लेस देन 0 भी इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगा, अर्थात ये भी कंट्रडिक्ट करेगा। तो इन बोथ केसेस चाहे ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 कंट्रडिक्ट करता है, तो दोनों फेल हो गए। कंट्रडिक्शन हटाने के लिए फिर हमें इक्वल ही करना पड़ेगा। जो इक्वल करेंगे तो इक्वल तभी होगा जब ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, अर्थात के डैश जो आपने अनदर रिप्रेजेंटेशन माना था वो अनदर नहीं है, बल्कि के इज यूनिक, है ना, ये है। तो इतना पहले आप जो है कॉपी कर लीजिए। तो इसी तरह से इसमें देख लीजिए सिमिलर वे में जो कंट्रडिक्शन आपने किया था, वी कैन प्रूव ए सिमिलर कंट्रडिक्शन व्हेन के डैश लेस देन के। आपने इसके पहले क्या दिखाया था, के डैश ग्रेटर देन के, ये के डैश लेस देन के एट पी, है ना। तो इट फॉलोज दैट कि ग्रेटर देन के भी कंट्रडिक्ट करता है, लेस देन के भी कंट्रडिक्ट करता है, तो बोथ केसेस में कंट्रडिक्शन है। तो फिर ये तय हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो एट एवरी पॉइंट ये हो गया। इन द अदर वर्ड्स इसको हम कह सकते हैं कि यूनिकली डिटरमाइंड एज ए फंक्शन ऑफ यू एंड वी। हम इसको जो है के को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी इसका कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर अलग से देखिए कोई डेफिनेशन दी गई है, द इनवेरिएंट के एज डिफाइंड एबव, जो डिफाइन किया गया है, इज कॉल्ड द गॉसियन कर्वेचर, जिसको हम गॉसियन कर्वेचर कहते हैं। और यहाँ पर जो इंटीग्रल था आप द सरफेस एंड द इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल आपने निकाला है जिसको एक्सेस गामा बोलते हैं, इज कॉल्ड द टोटल कर्वेचर ऑफ द रीजन आर, ये रीजन आर का टोटल कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये गास बोनेट थ्योरम हमने बता दिया। तो आपने देखा इसमें लिखना बहुत है ना, हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में मदद मिलेगी, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने आपको हेल्प किया है बस, ठीक, क्योंकि इतना एक साथ लिखना जो है आसानी, तो हमने लिख कर उसको एक्सप्लेन कर दिया, इतना किया हमने, ठीक है। तो ये केवल एक छोटी सी हेल्प आप समझिए इस थ्योरम में, बाकी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका थ्योरम तैयार हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में आता भी है बहुत, है ना। तो इसलिए इसको तैयार जरूर करिए, लॉन्ग आंसर में ही क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। फिर तो बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।